जीव विज्ञान कक्षा 12 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पर परागण के प्रकार का दूसरा टॉपिक वायु परागण एनिमोफिली पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वायु परागण क्या है। तो वायु के द्वारा परागण की क्रिया होने को क्या कहा जाता है? वायु परागण कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। तो अधिकतर पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वायु के माध्यम से क्या होता है? परागण क्रिया होता है। और जो वायु परागित पौधे और इनके पुष्प होते हैं, इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पहला है, पुष्पों का कोई विशेषीकृत आकार आवश्यक नहीं है, ये प्रायः छोटे होते हैं। देखिए, तो इन जो वायु परागित पौधे होते हैं, इनके पुष्पों का आकार कोई विशेषकृत आवश्यक नहीं है, अर्थात कुछ खास इसके आकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको वायु के द्वारा होना है। ये थोड़े है कि कीट के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा होना है, जिससे उसके आकर्षित आकार होना चाहिए, या दूर से भी कोई कीट उसको देख उस पर आकर्षित हो। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसको वायु के माध्यम से होना है, इसलिए इसके आकार का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। दूसरा है, पुष्प अनाकर्षक होते हैं, अर्थात सुगंध मकरंद आदि से वंचित। देखिए, पुष्प में कुछ खास आकर्षण नहीं होता है, अर्थात ना ही उनमें सुगंध पाया जाता, ना ही मकरंद। क्योंकि इसके पहले हम कीट परागित पुष्पों में पढ़े हैं कि कीट किसके द्वारा आकर्षित होते हैं? मकरंद के द्वारा, गंध के द्वारा। लेकिन इनमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। तीसरा है, वर्तिकाग्र प्रायः परिपक्व होने पर पुष्प के बाहर आ जाते हैं ताकि परागकणों को सुगमता से ग्रहण। देखिए, जो वर्तिकाग्र होता है, तो वर्तिकाग्र क्या है कि जैसे ही मैच्योर होता है वैसे वो पुष्प से ऊपर हो जाता है, जिससे वायु में जो भी परागकण आए तो वो आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। चौथा है, परागकण हल्के और पंखवत होते हैं। जो परागकण होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं? पंखवत होते हैं, पंखयुक्त होते हैं और पंखयुक्त और हल्के होते हैं, जिससे वो आसानी से वायु में उड़ सके। अगला है, परागकणों का निर्माण प्रायः अत्यधिक मात्रा में होता है। देखिए, इसकी एक और विशेषता है कि जो परागकण बनते हैं वो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वायु में उड़ते हुए कुछ परागकण की संख्या कुछ क्या होती है? नीचे गिर जाती है, कुछ कहीं उलझ जाते हैं। तो इसकी वजह से अत्यधिक मात्रा में बनते हैं कि कुछ न कुछ जा कर के अन्य पुष्पों पर क्या हो सके? प्राप्त हो सके। उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ क्या है? वायु परागित है, पौधा है। इसका पुष्प पर जो परागण क्रिया होती है वो वायु के माध्यम से होता है। अब अगला देखिए, जल परागण है, हाइड्रोफिली। तो जो जल परागण है, तो ऐसे नाम से ही देख करके पता चल जाता है कि जल के माध्यम से होता है इसमें परागण। तो जल परागण किस जल के माध्यम से होता है? तो जाहिर सी बात है कि जब जल परागण जल के माध्यम से होता है तो जलीय पौधों में ही होता है। तो जितने सारे जल निमग्न पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, उन्हीं में जल के माध्यम से परागण होता है। और जो जलीय पौधों के पुष्प होते हैं, जल के अंदर जिस तल पर रहते हैं, परागकण अपने घनत्व के कारण उसी तल पर तैरते रहते हैं। अर्थात जो भी जलीय पौधे हैं, तो वो पुष्प जो होते हैं वो जल के सतह पर होते हैं, और उनसे जो उत्पन्न परागकण होते हैं वो भी जल के सतह पर तैरते हुए रहते हैं। तो मादा जननांगों के संपर्क में आने पर, और जैसे ही मादा जननांग अर्थात जो मादा जनांग का जो होता है, वर्तिकाग्र जो होता है, उसके संपर्क में जैसे ही आते हैं तो उसको क्या करते हैं? परागित कर देते हैं। उससे मिल करके क्या करते हैं? उसको परागित कर देते हैं। किस तरह से क्या होता है? जलीय पौधों में परागण क्रिया होती है। इसलिए इसमें जल के बहाव के कारण, जल के
के माध्यम से होता है, जल के कारण होता है, इसलिए इसको जलीय परागण या जल परागण कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे वैलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, इलोडिया है, ये कुछ जलीय पौधे हैं। अब अगला देखिए जंतु परागण। चौथा क्या है आपका जंतु परागण, ये भी परागण का प्रकार है। जूफिली, कुछ पौधों में परागण पक्षियों, चमगादड़, घोंघू आदि के द्वारा होता है। से पहला है, तो इनके आधार पर, इन जंतुओं के परागण क्रिया में भाग लेने के आधार पर इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है पक्षी परागण। ऑर्निथोफिली, पक्षी परागित पुष्प रंगीन, मकरंद तथा अधिक परागण युक्त होते हैं। अब देखिए जो ऐसे पौधे जिनमें परागण किसके द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा, तो उन पौधों के पुष्पों में क्या पाया जाता है, पुष्प जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, जिनसे आकर्षित होकर के पक्षियाँ क्या हो सकें, उन पर जाएं, उनसे आकर्षित होकर के उनके पास जाएं। मकरंद होता है, अर्थात उनका अंदर जो मकरंद होता है, रस होता है, तो उनके गंध से भी पक्षियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। और अधिक परागकण युक्त होता है, क्योंकि कुछ पक्षियाँ क्या करती हैं, परागकण को ही अपने भोजन के रूप में लेती हैं, तो इसलिए उनमें अत्यधिक से अधिक परागकण भी बनते हैं, जिनको खाने के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो उस पुष्प पर जाती हैं और उनके शरीर पर चिपक जाता है, और जब दूसरे पुष्प पर फिर वो जाती हैं तो इस तरह से परागण क्रिया हो जाता है। जैसे बाटल ब्रश है, एगेव है, बिगनोनिया है। अब अगला है चमगादड़ द्वारा परागण। देखिए चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प बड़े होते, इसे मकरंद पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है, पुष्प रात्रि में खिलते हैं गंधयुक्त। देखिए तो चमगादड़ वैसे भी देखते हैं कि दिन में विचरण नहीं करता है, ये रात्रिचर प्राणी है, तो जाहिर सी बात है कि ये रात्रि में खिलने वाले पुष्पों पर ही क्या करता है, परागण क्रिया करता है। तो रात्रि में क्या करता है कि इस पुष्प से उस पुष्प पे जाता है, और जिस पुष्प में जो भी पुष्प रात में खिलते हैं वो गंधयुक्त होते हैं, उसके गंध से आकर्षित होकर के पुष्प पर जाता है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जब जाता है तो इसके द्वारा क्या होता है, परागण क्रिया संपन्न हो जाता है। जैसे एंथोसिफेलस है, कदम्बा है, बिगोनिया है। अगला है मैल्कोफिली। मैल्कोफिली, देखिए जलीय आवास के समीपवर्ती क्षेत्रों के पौधों में घोंघों द्वारा परागण होता है। अब देखिए घोंघा जो है, इसका पाइला अंग्रेजी में कहा जाता है घोंघा, और इसके द्वारा होने वाले परागण को मैल्कोफिली कहते हैं। तो जो भी जलीय आवास हैं तो उनमें जो होता है परागण वो किसके द्वारा, खास करके घोंघा द्वारा होता है। जैसे जिमीकंद है, सर्प पादप है, ये ऐसे कुछ पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं और इनमें मुख्य रूप से परागण घोंघा के द्वारा होता है।